प्रवासी कथाकारों की कहानियों की श्रृंखला में आज सुनिए डेनमार्क निवासी अर्चना पेनुली जी की लिखी हुई कहानी लक्ष्मी। मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। लक्ष्मी मेरे सामने खड़ी थी, सिमटी सकुचाई। मैंने उसे ऊपर से नीचे तक भरपूर निहारा। तो ये है लक्ष्मी, पूरे कैंपस में चर्चा का विषय बनी हुई है। कोई भी उसे अपने घर काम पर रखने को तैयार नहीं है। हालांकि लक्ष्मी अब तक इस 100 परिवारों वाले कैंपस के कम से कम 10-12 घरों में काम कर चुकी है, पर अब सभी उससे कतराते हैं। मैंने उसके विषय में कैंपस के लोगों से कई बातें सुनी हैं कि उसके कई बॉयफ्रेंड हैं, कई आदमियों से उसके संबंध हैं। जब वो किसी के घर में काम कर रही होती है तो उसके लिए अनजान लोगों के फ़ोन आते हैं। अपने बॉयफ्रेंड से मिलने की उसे इतनी आतुरता रहती है कि हमेशा उसे काम खत्म करने की जल्दी मची रहती है और अक्सर वो नागा कर जाती है। बी ब्लॉक में रहने वाली मिसेस गोस्वामी ने तो यहाँ तक कह डाला, इतने खुलेआम सेक्स, क्या अभी तक से एड्स नहीं लगा होगा? अपने घर इसे काम पर रखकर क्यों आमंत्रण दे रही है HIV वायरस को? छोटे छोटे बच्चे हैं आपके। मेरी आवश्यकता इतनी विकट है कि मुझे लक्ष्मी के विषय में चर्चित इन सभी बातों की उपेक्षा करनी पड़ी। मुझे इन खबरों अफवाहों की कोई परवाह नहीं। मुझे तो सिर्फ एक ऐसी बाई चाहिए जो सुबह 6 बजे मेरे घर आ सके, बस। मैं एक स्कूल टीचर हूँ। मुंबई के उपनगर गोरेगांव पश्चिम में स्थित एक हाई स्कूल में अध्यापन कर रही हूँ। मुंबई के कई स्कूल जगह की कमी होने की वजह से 2 शिफ्ट में चलते हैं। मेरी सुबह की शिफ्ट है, जिसके लिए मुझे हर हाल में अपने घर की चौखट सुबह 6 बजे लांघ जानी पड़ती है। मेरा पूरा घर क्या, पूरा कैंपस तब तक सोया रहता है। अभी तक काम करने वाली सिंधुबाई 8 बजे तक आती थी। निर्मल दफ्तर के लिए 9 बजे निकलते थे, तो परेशानी की बात नहीं थी। बाई के आने तक वे सुबह के बच्चों के साथ होने वाले कामों को निपटा लेते थे। मगर अगले हफ्ते निर्मल प्रिंसटन यूनिवर्सिटी अमेरिका पोस्ट डॉक्टरेट के लिए जा रहे हैं। 1 साल तक घर में बच्चों के पिता की अनुपस्थिति रहेगी, इसलिए मुझे एक ऐसी बाई की आवश्यकता है जो मेरे सुबह घर से निकलने से पहले पहुंच जाए। 1 महीने से खोज जारी है, पर इतनी सुबह कोई भी मेरे घर आने को तैयार नहीं। सभी बाइयाँ कहती हैं, हमारे भी बच्चे स्कूल जाते हैं, हमारा भी मर्द दफ्तर जाता है, हम भी सुबह स्नान, पूजा, चाय, नाश्ता आदि करते हैं। कैसे हम ये अनिवार्य कार्य छोड़ पाँव फटते ही आपके घर पहुंच जाएं, आपका घर संभाल लें? और तो और सिंधु बाई, जो पिछले 2 सालों से मेरे घर लगी है, ने भी 2 टूक बोल दिया। सुबह 6 बजे? ना बाबा ना, मैं नहीं आ पाएगी इतनी सुबह आपके घर। आप कोई और बाई देख लो। एक ये सिर्फ लक्ष्मी ही है जो मेरे घर सुबह इतनी जल्दी आने को तैयार है। तो तुम हो लक्ष्मी? जी। क्या तुम्हें इतनी सुबह यहाँ आने में कोई दिक्कत नहीं? नहीं। तुम्हारे अलावा घर में और कौन कौन है? वैसे मुझे पता चल चुका था कि लक्ष्मी विधवा है। मेरा 10 साल का लड़का है, सास और देवर देवरानी भी हैं। तुम्हारा बेटा स्कूल तो जाता होगा? हाँ, उसकी दादी व चाची ने भरोसा दिया है कि वे भेज देंगे उसे सुबह स्कूल। देखो लक्ष्मी, तुम्हें यहाँ 6 बजे से 7-8 मिनट पहले ही पहुँचना होगा। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, एक 4 साल का, दूसरा 1 साल का। उनके पापा 1 साल के लिए अमेरिका जा रहे हैं। आप फिक्र ना करो, मैं आपके बच्चों को बराबर देखेगी। लक्ष्मी ने मुझे आश्वासन दिया। मुझे संबल सा मिला। मेरी बेटी ईशा गोकुल धाम किंडरगार्टन स्कूल में पढ़ती है। उसे सुबह तैयार करके 8 बजे स्कूल भेजना पड़ेगा। स्कूल बस आती है, गेट पर दोपहर में छोड़ भी जाती है। नन्हा राहुल तो खैर अभी स्कूल नहीं जाता, पर जब तक मैं घर नहीं लौटती उसकी अच्छी से देखभाल करनी पड़ेगी। इसके अलावा घर की साफ़ सफाई, खाना पकाना वगैरह भी। ये सब कर लोगी? लक्ष्मी मूक सहमत में गर्दन हिलाती गई। उसके साथ काम व वेतन का निर्धारण हो गया। जब वो जाने लगी तो मैं पीछे से चिल्लाई, याद रहे ठीक सुबह 6 बजे, नहीं तो मैं अपने काम पर नहीं जा पाऊंगी। निर्मल भी दुविधा में थे कि उनके जाने के बाद कैसे घर के समस्त कार्यों का प्रबंध होगा। अपनी प्रगति के लिए मौका खोना भी नहीं चाहते थे। खैर, अब बाइक का इंतज़ाम हो जाने से उन्होंने भी राहत की सांस ली और एक शाम इत्मीनान से वे सहारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से अमेरिका के लिए रवाना हो गए। लक्ष्मी सुबह 5:40 तक घर आ जाया करती। दोनों बच्चों के जागने में काफ़ी समय रहता, सो वो रसोई में घुसकर फटाफट मेरे लिए नाश्ता बनाने लग जाती।
मुझे अब बंधा बंधाया टिफ़िन मिलने लग गया। मेरे स्कूल से 1:30-2 बजे तक घर लौटने पर लक्ष्मी एक ठंडा पानी का गिलास पकड़े मेरे सम्मुख खड़ी हो जाती, मेरी साड़ी थामती और उसकी तह करने लग जाती। कोई मेरे उतरे कपड़ों की तह करे, इस अय्याशी की ना तो मुझे आदत थी और ना ही कोई चाहत। मैं उसे रोकना चाहती, परंतु मेरा थका शरीर इसका अवरोध नहीं करता और लक्ष्मी के रोज़ के कामों में मुझे ठंडा पानी पिलाना व मेरी उतरी साड़ी को तह करना भी जुड़ गया। एग्रीमेंट के मुताबिक मेरे दोपहर 1:30-2 बजे तक घर लौटने पर लक्ष्मी तुरंत अपने घर जा सकती थी, मगर उसे 3-4 बजे तक अपने घर में मंडराते देख मुझे हैरानी होती। कभी वो बालकनी से सूखे कपड़े समेट कर उनकी तह करने लग जाती, तो कभी राहुल के बिखराए खिलौनों को संभालने लगती। कुछ ना हो तो यूं ही राहुल के संग खेलती रहती। मुझे लक्ष्मी से पहले अपने घर में 5 वर्षों के अंतराल में काम कर चुकी 11 बाइयों का ध्यान आ जाता। कैसी उन्हें काम खत्म करने की जल्दी रहती थी, घर जाने की जल्दी रहती थी। एक ये लक्ष्मी है। लक्ष्मी, तुम्हें क्या अपने घर जाने की कोई जल्दी नहीं रहती? एक दिन मैंने पूछ लिया। क्या जल्दी रहनी मुझे उस घर में जाने की? मैं वहाँ सबकी नज़रों में खटकती रहती हूँ। सभी मुझे ऐसे नफ़रत से देखते हैं जैसे विधवा होकर मैंने कोई गुनाह कर लिया हो। कोई मुझसे सीधे मुँह बात तक नहीं करता। ऐसा क्यों लक्ष्मी? अरे मैडम, सुकेश के पापा के गुजर जाने के बाद उन्होंने तो मुझे घर से धुतकार ही दिया था। कई सालों तक मुझे गांव में मायके में रहना पड़ा था, पर मायके का जीवन भी कब किस औरत के लिए सुखद रहा। भाभी का हर पल चढ़ा हुआ मुंह, भाई की तीखी नज़रें, माँ बाप की खोखली सहानुभूति, गांव वालों के ताने। उफ। फिर गांव में शहरों की तरह कोई रोज़गार भी नहीं मिलता कि इंसान मेहनत करके पेट भर ले। पर इधर जब मेरे देवर की शादी के 7 साल तक कोई बच्चा नहीं हुआ तो मेरी सास का लाड़ मेरे सुकेश के लिए उमड़ आया। सुकेश की माँ होने के नाते मुझे भी थोड़ी जगह मिल गई ससुराल में। मैं लक्ष्मी को विस्मय से देख रही थी। अभी तक उसने इतने सारे शब्द एक साथ मुझसे नहीं कहे थे। मेरे एक प्रश्न ने उसके अंतर्मन को भीतर तक कुरेद दिया था। वो धारा प्रवाह बोलती गई और मैं सुनती गई। मैं बड़ी भी नहीं हुई थी कि मेरी शादी हो गई। सुकेश का जन्म शादी के 5 सालों बाद हुआ। मुश्किल से वो 2-2.5 साल का था जब उसके पापा की कंपनी में काम करते हुए मौत हो गई। लक्ष्मी अब फर्श पर पसर कर बैठ चुकी थी। मैंने उसके दिए गए समीकरणों से उसकी उम्र का अंदाज़ा लगाया। मुश्किल से वो 26-27 साल की रही होगी। एक बहुत भारी मशीन सुकेश के पापा के ऊपर गिर गई थी। वे उस मशीन के नीचे काफ़ी घंटे तक दबे रहे, जब तक किसी ने उन्हें देखा उनका दम निकल गया था। ओहो, मैंने अफसोस प्रकट किया। कंपनी के सेठ ने 30,000 रुपये दिया था। 7 साल पहले 30,000। मैंने ही कागजों पर अंगूठा लगाया था, लेकिन वो रकम मेरे पल्ले नहीं पड़ी। सारी की सारी सास और देवर ने मिलकर जब्त कर ली। ये तो सरासर अन्याय है लक्ष्मी। उन रुपयों पर सिर्फ तेरा व तेरे बेटे का हक था। तूने क्या पुलिस में रिपोर्ट नहीं लिखवाई? किसी नारी मुक्ति सामाजिक संस्था के दरवाजे नहीं खटखटाए? अरे मैडम, ये पुलिसिया कार्रवाई, नारी मुक्ति आंदोलन संस्थाएं सिर्फ सुनने में अच्छी लगती हैं। ज़िंदगी अपने लोगों के संग गुजरती है। क्या करूँगी उनके खिलाफ कार्रवाई करके? मर्द तो मेरा पहले से ही नहीं है। अब तो जो जीवित हैं बस उनकी सलामती चाहिए। उठते हुए लक्ष्मी ने अपना वाक्य पूरा किया और चली गई। मैं अपनी जगह बैठी देर तक उसके विषय में सोचती रही। इस गरीब अनपढ़ औरत को ज़िंदगी की सच्चाई का कितना ज्ञान है। जीवन की नियति को कितनी सरलता से इसने स्वीकार कर लिया है। किसी से कोई शिकायत नहीं, कोई रंजिश नहीं। लक्ष्मी ने मेरे दिल में अपने निजी संसार के विषय में जिज्ञासा उत्पन्न कर दी। उसके विषय में सभी कुछ जानने के लिए सहसा मैं उत्सुक हो गई। अच्छा लक्ष्मी, तेरा बेटा पढ़ने में कैसा है? अगले दिन लक्ष्मी के आने पर मैंने उससे जानकारी लेनी चाहिए। एकदम नालायक। पिछले साल चौथी में फेल हो गया। अब मैडम, मैं तो एकदम सुबह यहाँ आ जाती हूँ। मेरी सास भी नौकरी पर जाती है। तेरी सास नौकरी करती है? आरटीओ ऑफिस में चपरासन है। ससुर वहाँ नौकरी करते थे, उनके मरने पर नौकरी उसे मिल गई। अरे बुढ़िया को पूरे 3,000 रुपये महीना पगार मिलता है, पर मुझे अपना पेट पालने व अपने बेटे की पढ़ाई के लिए खुद ही खटना पड़ता है। वो बुढ़िया अपनी सारी कमाई अपने छोटे बेटे और उसकी खूबसूरत बहू पर उठाती है। ये तो पक्षपात है। अरे मैडम, सबसे ज़्यादा ठाठ घर में उस चिकनी के ही हैं। मालकिन बनी वो आराम से दिन भर पसरी रहती है, टीवी देखती रहती है। उसके कमरे में टीवी, पंखा, डबल बेड, रेडियो सब है। उसके कमरे का फर्श भी पक्का है।
मेरी कोठरी में बस एक पुरानी चटाई कच्चे फर्श पर बिछी रहती है, जिस पर हम माँ बेटे थके मांदे रात 8 बजे सो जाते हैं। सांस भरते हुए बोली, अब मेरी देवरानी का सुकेश से खून का रिश्ता थोड़ी ही है जो वो उसका बुरा भला समझे। उसकी बला से मेरा सुकेश स्कूल जाए या ना जाए, पढ़े या ना पढ़े, वो मेरे सुकेश को टाइम से 2 रोटी सेक कर दे दे तो यही बड़ी मेहरबानी। नहीं लक्ष्मी, 10 साल का लड़का इतना बड़ा हो जाता है कि वो अपनी समझ से स्कूल जाए, किसी को उसे धक्के मारकर स्कूल भेजने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। खैर तू ऐसा कर, अपने बेटे को मेरे पास लेकर आना, मैं उसे समझाने की कोशिश करूँगी। दूसरे ही दिन लक्ष्मी ने अपने बेटे को मेरे सामने लाकर खड़ा कर दिया। मैं जब उसे ज़िंदगी की ऊंच नीच व अच्छे बुरे में भेद समझाने लगी तो पाया झुग्गी में रहने वाला वो बालक कहीं अधिक परिपक्व व गंभीर है। बस इसे थोड़े मार्गदर्शन की आवश्यकता है, जिसका उसके परिवेश में सर्वथा अभाव है। मैं उसे हफ्ते में 3 दिन पढ़ाने लगी। हर शाम वो अपना बस्ता थामे मेरे पास आता, किताबें, कॉपियाँ व पेंसिल निकाल कर मेरे सामने चटाई पर बैठ जाता। मैं उसे बड़े मनोयोग से गणित, विज्ञान व अंग्रेजी पढ़ाती। वो बड़ी लगन से पढ़ता। कितने ही बच्चों को मैंने पढ़ाया था, मगर लक्ष्मी के बेटे को पढ़ाने में मुझे एक ज़बरदस्त संतुष्टि मिला करती। चौथी कक्षा की सालाना परीक्षा में जब वो अच्छे अंकों से पास हुआ तो लक्ष्मी पेड़े का एक डिब्बा लेकर मेरे सम्मुख प्रकट हुई। एक उत्तेजना से मुझसे बोली, दीदी मेरा बेटा पास हो गया, 5वीं में चला गया। धीरे धीरे लक्ष्मी ने मेरे घर के उन अन्य कामों का जिम्मा भी अपने ऊपर ले लिया जो उसकी कार्य सूची में शामिल नहीं थे। मुझे भी उसे निर्धारित की हुई देय राशि से बाहर निकलना पड़ा। उसके बेटे को जब तब कॉपी, पेंसिल, स्कूल बैग व चॉकलेट्स थमाती, अपनी पुरानी साड़ियाँ लक्ष्मी को पहनने को देती रहती। लक्ष्मी की वजह से 1 साल का समय बिना किसी तकलीफ के बीत गया। निर्मल प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से अपनी पोस्ट डॉक्टरेट पूरी करके लौट आए। लक्ष्मी का कार्य व समय सारणी पूर्ववत ही बनी रही। वो सुबह वही 5:30 के आसपास आती, दोपहर 2:30-3 बजे तक घर में बनी रहती। मेरे घर के लिए वो अधिक से अधिक समर्पित होती गई और मैं उसके लिए विभिन्न सहायता कोषों के कपाट खोलती गई। उसका व मेरा रिश्ता कब व कैसे अंतरंग होता गया, मैं स्वयं समझ नहीं पाई। उसका व मेरा रिश्ता एक नौकरानी व स्वामिनी के रिश्ते से बहुत ऊपर उठता चला गया। कब उसने मुझे मैडम छोड़कर दीदी पुकारना शुरू किया, मुझे पता ही नहीं चला। मेरे पति तो कविताओं से सदा दूर बिदकते थे, मगर लक्ष्मी बड़ी रोचकता से मेरी कविताओं को सुना करती। एकाग्रता से वो कविता के शब्दों में छुपे अर्थों को समझती। एक बार रसोई में होते हमारी इसी कविता पाठ पर निर्मल ने व्यंग भी कसा। अरे, इस बेचारी लक्ष्मी को यह कविता भी सुननी पड़ती है। लक्ष्मी, अपनी मैडम से कविता सुनने की पूरी फीस लेना। ऐसा नहीं है साहब, लक्ष्मी ने एकदम से प्रतिकार किया। मुझे दीदी की कविताएं बहुत अच्छी लगती हैं, धीरज देती हैं मन को। दीदी का इतना तेज़ दिमाग है, स्कूल में पढ़ाती भी हैं, कहानी और कविता भी लिखती हैं और घर की भी देखभाल करती हैं। आप बहुत लकी हैं साहब। मेरे व निर्मल के बीच एक नज़र का आदान प्रदान हुआ, जिसे लक्ष्मी ने तुरंत पकड़ लिया। उन्मुक्त हंसते हुए बोली, आपके घर आकर ही अंग्रेजी सीख रही हूँ। थैंक यू, आई हेट यू, बट कैन आई डू फॉर यू? नाइस टू मीट यू, माई प्लेजर। मैं और निर्मल लक्ष्मी को हतप्रभ देखते हुए कसकर हंस पड़े। लक्ष्मी भी खूब जोरों से खिलखिलाने लगी। उसके पतले कंधे, उन्नत स्तन उसकी हर हंसी के साथ हिलने लगे। और एक दिन मैंने लक्ष्मी से वो प्रश्न कर ही डाला जो पहले भी कितनी बार मेरे अधरों पर आकर ठहर गया था। लक्ष्मी, क्या तेरा कोई बॉयफ्रेंड है? लक्ष्मी के हाथों से झाड़ू नीचे गिर गया। कई पलों के लिए वो ठिठक गई, अपनी गर्दन उठाकर अजीब नज़रों से मुझे देखती रही, फिर बोली, मैं आपको और औरतों से अलग समझती थी, पर आखिरकार आपने भी शुरू कर दी उनकी तरह की बातें। नहीं नहीं लक्ष्मी, मैं तो ऐसे ही चुहल कर रही थी, पर देख, तू जवान है, कई सालों से एकाकी जीवन बिता रही है। ऐसे में यदि पुरुष के सामीप्य की मन में चाह जग जाए तो कोई पाप नहीं, किसी से कुछ अनुबंधता हो जाए तो अचरज नहीं। मेरे इस बेबाक भाषण ने लक्ष्मी का हौसला बढ़ा दिया। वो झाड़ू छोड़कर लगभग भागती हुई सी मेरे पास आई, घुटनों के बल बैठते हुए बोली, अरे दीदी, आपसे कुछ छुपाकर मैं कहाँ जाऊँगी? हाँ, है मेरा एक बॉयफ्रेंड, विनोद है उसका नाम, आर्य डेयरी में काम करता है। क्या वो कुंवारा है? गंभीर होते हुए मैंने प्रश्न किया। नहीं, कुंवारा क्यों होगा वो भला? बीबी जीवित है? ये लो भला, उसकी बीबी को क्या होने वाला?
भली चंगी सेहत की, तंदुरुस्त है। बच्चे हैं? मेरे लगातार प्रश्नों से लक्ष्मी को उलझन हो रही थी। अरे बच्चे क्यों नहीं होंगे उसके, सभी सुकेश की चाची की तरह बांझ थोड़े ही होती हैं। पूरे 3 बच्चे हैं उसके, 2 लड़के हैं और 1 लड़की। उधर उसकी हट्टी कट्टी बीवी, इधर तो उसकी कमसिन प्रेमिका। तो लक्ष्मी जी, आपके विनोद जी ये दोनों रिश्ते कैसे निभाते हैं? मैंने अचरज से पूछा। दीदी, सब रिश्ते निभ सकते हैं जब तक इंसान चाहे, परंतु मेरा उसके साथ ओहो दीदी, आप ही बोलो ना, आपको सभी बातों का इतना ज्ञान है। हाँ लक्ष्मी, इस प्रेम में ना ही कोई वासना है, ना ही कोई स्वार्थ और ना ही कोई शर्त। शायद ये जीने का एकमात्र आकर्षण है। हाँ दीदी, सच्ची कहा। जब तक ये सारी दुनिया मुझे तुच्छ समझती है, हिकारत भरी नज़रों से देखती है, तो एक उसी की नज़रों में खुद के लिए कोई सम्मान पाती हूँ। आपकी एक कविता की वो लाइन है ना, तपते हुए उष्ण जीवन में तुम शीतलता सी भर देते हो, शुष्क कंपित होठों पे तुम मधुर मुस्कान बिखेर देते हो, ठहरे हुए मेरे जीवन में हलचल सी मचा देते हो। कविता की अगली पंक्ति मैंने गुनगुनाई। बस दीदी बस, उसका मेरी ज़िंदगी में यही अर्थ है। इस वाक़ये के पश्चात लक्ष्मी अपनी हर छोटी बड़ी खुशी व परेशानी मेरे साथ बांटने लगी। अपने घर के हर छोटे बड़े कार्य में वो मेरी सलाह लेने लगी। अपने बॉयफ्रेंड के साथ घटित अपनी हर मुलाकात का वो मुझे खुलकर ब्यौरा देती। अब वो हर पल प्रसन्न सी दिखती। अपने परिधान की ओर वो और सतर्क हो गई थी। अपने लंबे घने व काले केश वो बड़ी कलात्मक रूप से संवारती, कभी जूड़ा तो कभी लंबी चुटिया। कमर तक लटकती लंबी चुटिया पर वो साड़ी के रंग से मेल खाती डोरी डालती। मेरे कुछ पड़ोसियों ने छींटे भी कसे। तुम्हारी लक्ष्मी तो बहुत स्मार्ट होती जा रही है, क्या खिलाती हो उसे जो दिन पर दिन इतनी निखर रही है? लक्ष्मी के चेहरे का निखार व तन का बढ़ता सौंदर्य मेरा उसे प्रेषित वो निश्चल स्नेह है जिसका उसकी ज़िंदगी में सर्वथा अभाव था। खैर, उस शनिवार जब सुबह 6 बजे घर की घंटी बजी तो मैंने उन्नीदी आंखों से दरवाज़ा खोला। सामने लक्ष्मी को खड़ा देख मैं उस पर बिफर पड़ी। अरे लक्ष्मी, तुझे क्या याद नहीं कि आज शनिवार है? छुट्टी वाले दिन तुझे 8 बजे आना होता है। सुबह सुबह घंटी बजाकर तूने मेरी नींद खराब कर दी। लक्ष्मी चुपचाप मेरे बगल से निकलकर अंदर घुस गई। रसोई में जाकर सिंक में पड़े जूठे बर्तन साफ करने लगी। उसकी तमाम कोशिशों के बावजूद उसकी आंखों से आंसू नहीं थम रहे थे। क्या हुआ लक्ष्मी, क्या सास से झगड़ा हुआ है? उसने इनकार में गर्दन हिलाई। देवर देवरानी से कोई खटपट? उसने इनकार में गर्दन हिलाई। तो ये गंगा जमुना क्यों बहा रही है? लक्ष्मी फपक कर रो पड़ी। दीदी, आज मेरे घर के लोग शिरडी व औरंगाबाद की हफ्ते भर की यात्रा पर चले गए हैं। अब लक्ष्मी, ये मत कहना कि तुझे उनकी याद आ रही है। रोते हुए लक्ष्मी हल्के से मुस्कुरा दी। नहीं दीदी, मेरा मन इसलिए दुख रहा है कि उन तीनों में से किसी ने भी एक बार मुझे अपने साथ चलने को नहीं कहा। उनके कहने पर मैं उनके साथ थोड़ी चल पड़ती। मुझे कहाँ इतनी फुर्सत कि मैं यात्रा करूं, पर उन्हें रिश्ते का धर्म तो निभाना था ना। मैंने 3 बजे उठकर उनके लिए खाना पकाया। मेरा बेटा इधर उधर दौड़ते हुए उनके लिए यात्रा का सामान जुटाता रहा और वे तीनों प्रेम का कोई शब्द कहे बगैर चले गए। मुझे मालूम था कि आज शनिवार है, पर मैंने सोचा कि आपके पास आकर मुझे धीरज मिलेगा। लक्ष्मी सुबकती जा रही थी। मैं उसे एकटक निहारते हुए सोचती जा रही थी। लक्ष्मी, तू उस ऊंची दीवार के उस पार एक झुग्गी में रहती है और मैं दीवार के इस पार इस इमारत में, लेकिन तुझमें और मुझमें कोई विशेष फ़र्क नहीं है। हमारी भावनाएं एक हैं, संवेदनाएं एक हैं, अपेक्षाएं एक हैं और इस जहान से शिकायतें भी एक हैं। मुझे भी कितने ही मौक़ों पर अपने ससुराल वालों का बेगाना व्यवहार चुभता है। कितने अवसरों पर उनका उदासीन व्यवहार मेरे दिल को आहत कर जाता है। तब मेरी भी आँखों से आंसू ऐसे ही छलक जाते हैं। मैंने गैस का चूल्हा जलाया और चाय का पानी चढ़ा दिया। इलायची वगैरह कूट काट कर फटाफट जायकेदार चाय बनाई। लक्ष्मी की तरफ एक प्याला बढ़ाते हुए बोली, लक्ष्मी, छोड़ इन बर्तनों को, ले पहले चाय पी। और ऐसा कर, आज सफाई वगैरह रहने दे, सीधे घर जा। तू और सुकेश तैयार होकर यहाँ आ जाओ, हम सब सम्राट टॉकीज़ में लगी हिना पिक्चर देखने चलेंगे। लक्ष्मी चाय पीकर चली गई। थोड़ी देर में वो और उसका बेटा अपनी सामर्थ्य अनुसार बन संवर कर हमारे घर आ गए। पहली बार वे दोनों हमारे साथ कार में सवार होकर घूमने जा रहे थे। हमने पहले हिना पिक्चर देखी, फिर उडुपी में बैठकर इडली डोसा और वड़ा खाया। कृतज्ञता से भीगे हुए लक्ष्मी व उसका बेटा पूरे समय झिझके झिझके ही रहे।
काम करते करते लक्ष्मी बिना किसी प्रसंग व संदर्भ के शुरू हो जाती और मुझे कुछ क्षण लगते उसकी बात को समझने में। बुढ़िया को दिवाली का बोनस मिला था और भी न जाने क्या क्या, कुछ बकाया वेतन। अपनी उस चिकनी बहू के लिए उसने नई साड़ी सैंडल खरीदी, उसके गोरे व कोमल हाथों के लिए सोने के कंगन। सुकेश की चाची की नज़ाकत अब और भी बढ़ गई। जो 2 काम वो पहले किया करती थी अब उनकी भी छुट्टी। हर वक्त हाथों में नेल पॉलिश लगाए रहती है, कंगन पहने रहती है। अपने हाथों को निहारते हुए इतराते हुए कहती है, ना वही, मैं ना करती काम, मेरी नेल पॉलिश उतर जाएगी, मेरे कंगने फीके पड़ जाएंगे। क्या करें दीदी, अपनी अपनी किस्मत है। छोटी बहू का शरीर श्रृंगार करने के लिए है और बड़ी बहू का काम करने के लिए। ओ लक्ष्मी, इतनी कड़वी बात, मैंने हल्के से अफसोस प्रकट किया। पर दीदी, लक्ष्मी उत्तेजित होते हुए बोली, मैंने भी कल उस चिकनी बांझ को सुना दिया। तेरा शरीर से बाहर से ही दिखने में सुंदर है, कोख तो तेरी बच्चा जन नहीं सकी। कितना मेरा देवर उसके इलाज में पैसा खर्च कर रहा है। मैं भले ही काली हूँ, जर्दे नैन नक्श की हूँ, खानदान को औलाद तो मैंने ही दी है। सुकेश के पिता जिंदा होते तो 2-4 बच्चे और हो जाते मेरे। कहते हुए उसका हाथ अपने पेट पर चला गया, स्वर उसका रुंध गया। लक्ष्मी देर तक अपने मन का आक्रोश, अपने जीवन का संतोष मेरे सम्मुख निकालती रहती। मैं उसे आश्वासन देने का यत्न करती, मैं उसकी व्यथा को भली भांति समझती। मैं स्वयं एक नारी हूँ, नारी मन की ईर्ष्या व प्रतिद्वंदिता को कैसे न समझूं। लक्ष्मी, छोड़ इन सब बातों को। दुनिया का रंग रूप ऐसा ही है, लोगों के व्यवहार में घटियापन रहता है, मन में नीचता भरी रहती है। तू और मैं कुछ नहीं कर सकते। लक्ष्मी हाथ जोड़ते हुए दार्शनिक अंदाज में बोली, हे भगवान, लोगों के मन से घटियापन और नीचता को दूर करो। एक दिन लक्ष्मी ने गणपति त्योहार के अवसर पर 10 दिन की छुट्टी की मांग कर दी। 2 वर्षों में पहली बार छुट्टी की बात कर रही थी। कह रही थी कि उसे अपने घर में गणपति बैठाने हैं। मैं उसे मना नहीं कर सकी, पर उसके छुट्टी पर जाते ही घर में बड़ी अव्यवस्था हो गई। 2 दिन तो निर्मल अपने ऑफिस से छुट्टी के लिए राजी हो गए, फिर मुझे ही घर बैठना पड़ा। लेकिन लक्ष्मी अपने निर्धारित समय से 1 दिन पूर्व ही लौट आई। उस सुबह लक्ष्मी को सामने दरवाजे पर खड़ी देख मुझे एक सुखद अनुभूति हुई। बाहर तेज वर्षा हो रही थी। मेरी दी हुई पुरानी छतरी भी उसे भीगने से नहीं बचा पाई थी। मेरा मन हुआ तुरंत उसका हाथ पकड़ प्रेम पूर्वक उसे खींचते हुए सोफे पर एक अतिथि की तरह बैठा दूं और मैं आतिथ्य बन उसकी खिदमत करूं। लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। एक पुराना तौलिया उसकी तरफ बढ़ाते हुए आदेश भरे स्वर में बोली, ले, पहले अपने को सुखा ले, फिर अदरक की चाय बना। तौलिए से अपना भीगा बदन पोंछते हुए लक्ष्मी ने पूछा, और टिफ़िन? स्कूल नहीं जाना आपको? अरे स्कूल तो मैं पिछले 4 दिनों से जा ही नहीं रही हूँ। अब लक्ष्मी जी, जब आप छुट्टी पर हो तो मैं भला अपने काम पर कैसे जा सकती हूँ? लक्ष्मी झेंप गई। अब मैं स्कूल कल ही जाऊँगी। बाहर वर्षा की तेज होती बौछारों को देखते हुए मैं बोली। लक्ष्मी के हाथों से चाय का प्याला थामते हुए मैंने उस पर एक गहन दृष्टि डाली। क्यों, कहाँ चली गई थी इतने दिनों के लिए? किससे मिलकर आ रही है जो इतना तरोताज़ा लग रही है? हाथों में चूड़ियाँ खनक रही हैं, जूड़े में गजरा महक रहा है। लक्ष्मी ने मुझ पर एक अर्थपूर्ण मुस्कान फेंकी। मुझे आपसे कुछ कहना है, पर अभी नहीं, पहले साहब को ऑफिस और बच्चों को स्कूल जाने दो। सुबह के आवश्यक कार्यों को निपटाते हुए मैं लक्ष्मी की बात को भूल सी गई। 10 बजे के करीब जब मुझे थोड़ी फुर्सत मिली तो मुझे उसकी बात का ध्यान आया। हाँ लक्ष्मी, बता, कौन सी बातें करनी है तुझे मुझसे? ऐसे नहीं दीदी, पहले सावन वाली कविता सुनाओ। लक्ष्मी बाहर रिमझिम फुहार की ओर इशारा करते हुए बोली। बारिश अभी भी थमी नहीं थी। चुप कर लक्ष्मी, मेरा इस समय कोई मन नहीं है कविता सुनाने का। कविता सुनाने के लिए पहले एक माहौल बनता है, ऐसे नहीं सुनाई जाती। अरे दीदी बोलो ना, माहौल अपने आप बन जाएगा, बोलो ना। घुमड़ घुमड़ मेघ आकाश में करे शोर, छा गई निराली घटा घनघोर। रिमझिम रिमझिम पकड़ा बरखा ने जोर, भीग गई धरती और हर एक पोर। सावन में बंधी प्रीत की ऐसी डोर, खिंचने लगी मैं अपने पिया की ओर। पकड़ा जो पिया ने मेरे आंचल का छोर, बन गया ये हृदय फिर एक किशोर। मैं मंत्रमुग्ध लक्ष्मी को सुन रही थी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था ये देखकर कि लक्ष्मी को मेरी कविता पूरी कंठस्थ थी। दूसरा, वो बहुत स्पष्ट उच्चारण व मधुर आवाज़ से मेरी कविता गुनगुना रही थी। किसी अन्य के मुख से अपनी रचित कविता सुनाने से अधिक अच्छा लगता है। फिसल फिसल जाए ये नयन चित चोर, झूम उठा मेरे मन का मोर। हाय
जीवन में आया ये कैसा दौर, भाने लगी मुझे हर भोर। दीदी, उसने कहा कि वो मुझसे शादी करेगा। भावों पर बेकाबू होकर लक्ष्मी एकाएक बोली। उसकी सांसों का स्पंदन तेज हो गया था। मैं एकाएक अपनी जगह खड़ी हो गई। वो तेरे से शादी करेगा, पर वो तो शादीशुदा है। तो क्या हुआ, उसकी माँ तो मान गई है। मुझसे बोली, मेरा बेटा तुझे बहुत चाहता है, तुम दोनों मंदिर में शादी कर लो। उसकी बीवी तो अभी गुस्सा खा रही है, पर देर सवेरे वो भी मान जाएगी। खबरदार लक्ष्मी, मैं उस पर एकाएक गरजी। ऐसा गलत कदम हरगिज़ मत उठाना। उसके घर में तुझे कभी कोई जगह नहीं मिलेगी, साथ ही तू अपने इस घर से भी जाएगी। अरे अभी तो तू कम से कम इज्जत से खड़े होकर समाज के बनाए हुए नियमों को तो कोसा करती है। ससुराल वालों के सामने अपने अधिकारों की बात ऊंची आवाज़ में तो किया करती है। अरे मूर्ख, जरा सोच, जो आदमी अपनी पत्नी, अपने बच्चों की माँ का न बन पाया, वो तेरा क्या बन पाएगा। इस छलावे से, इस भ्रम से जल्दी बाहर निकल लक्ष्मी, कहीं बहुत देर ना हो जाए। लक्ष्मी का सारा जोश, सारा उत्साह पल भर में क्षीण हो गया। वो नंगे फर्श पर थकी सी घुटनों पर अपना स्याह चेहरा टिकाए बैठ गई। आंखों से मोटी मोटी बूंदें टप टप फर्श पर टपकने लगीं। उसे देखकर मेरा मन पसीज गया। दिलासा भरे स्वर में मैं उससे बोली, लक्ष्मी, क्यों एक शादीशुदा पत्नी वाले पुरुष पर नजरें गड़ाती है? किसी अविवाहित या विधुर को क्यों नहीं तलाशती? अविवाहित पुरुष हम जैसियों की तरफ नहीं देखते। उन्हें कमसिनों की कोई कमी नहीं है, और हमारे समाज में विधुर नहीं होते, केवल विधवाएं होती हैं। मैं कहाँ से किसी अविवाहित या विधुर को खोजूं? उसके प्रश्न का मेरे पास कोई जवाब नहीं था। कुछ पलों के मौन के बाद लक्ष्मी ने बिना पलकों को उठाए बड़ी सरलता से मुझ पर एक प्रश्न दागा। दीदी, आप मेरी दूसरी शादी करवा सकती हो? अरे लक्ष्मी, ये तू मुझसे कैसा प्रश्न कर रही है? ये तू मुझसे कैसी उम्मीदें करने लगी है? मैं कोई फरिश्ता नहीं हूँ। आप इतनी अच्छी अच्छी कविताएं और कहानियाँ लिखती हैं। लक्ष्मी के भोलेपन वो मुझे कोफ्त सी होने लगी। अरे लक्ष्मी, तू कितनी अनजान है। तू क्या सोचती है, ऊंची इमारत में रहने से, रेशमी साड़ी पहनने से, थोड़ी अंग्रेजी बोलने से, कविता या कहानी लिखने से ही औरत आज़ाद हो जाती है? नहीं लक्ष्मी, नहीं। इन सामाजिक बंधनों से मैं भी मुक्त नहीं हूँ। मैं तेरी तरह ही लाचार हूँ, बेबस हूँ, कई मायनों में तो तेरे से भी कहीं अधिक। लक्ष्मी और मेरे बीच एक सन्नाटा सा छा गया। कई पल यूं ही अनमयस्क से गुजर गए। फिर चुप्पी तोड़ते हुए नपे तुले शब्दों में मैं उससे स्पष्ट बोली, लक्ष्मी, तेरे आड़े वक्त पर तुझे 200-400 की नकदी, रेशम की इन चंद पुरानी साड़ियों और तेरे बेटे को कैडबरी चॉकलेट्स देने के अतिरिक्त मैं तेरे लिए और कुछ नहीं कर सकती। मेरी औकात, मेरी हैसियत बस इतनी ही है। लक्ष्मी ने एक निरब्र खामोशी ओढ़ ली। मेरा भी अपना एक परिवार था, पेशा था, एक समाज था। लक्ष्मी के किस्सों को सुनते रहना, उसके व्यक्तिगत मसलों को सुलझाते रहना मेरी ज़िंदगी का मकसद नहीं था। फिर सच कहूँ, मुझे ये भी आभास होने लगा कि मैंने लक्ष्मी को बहुत मुंह लगा लिया है। वो मुझसे कुछ अनपेक्षित अपेक्षाएं रखने लगी हैं। मुझे उससे थोड़ी दूरी बनाकर रखनी चाहिए। समय अपनी रफ्तार से गुजरता गया। मेरे शरीर का नाप अनुपात तो वही रहा, किंतु लक्ष्मी का बदन कतराता गया। मेरे ब्लाउज जो शुरू में उसके बदन पर झूलते से थे, अब कसे कसे से आने लगे। वो बहुत जल्दी ही एक छरहरी युवती से एक भारी बदन की महिला बन गई। परंतु उससे भी अधिक परिवर्तन उसके बेटे में आया। देखते ही देखते वो नन्हा दुबला शर्मीला बालक गठीले व्यक्तित्व का किशोर बन गया। मेरा उसे पढ़ाना सतत बना रहा। जब उसने 10वीं पास की तो मैंने और निर्मल ने मिलकर भाग दौड़ कर उसे मुंबई के एक टेक्निकल जूनियर कॉलेज में प्रवेश दिलवा दिया। लक्ष्मी मेरे सिर की मालिश कर रही थी तो पता नहीं क्यों मेरे मुख से वही प्रश्न सहसा फिर फिसल गया। लक्ष्मी, तूने काफ़ी अरसे से अपने बॉयफ्रेंड की बातें नहीं की? अरे दीदी, मजाक छोड़ो। अब तो मेरे सिर के बाल पकने लगे हैं। बेटा कॉलेज में पढ़ने लगा है, कुछ सालों में वो कमाने लायक हो जाएगा, फिर उसकी शादी हो जाएगी, बस निकल गई ज़िंदगी। जब से मेरा बेटा कॉलेज में पढ़ने लगा है, मेरी बस्ती के लोग मुझे बड़ा मान देने लगे हैं। सुकेश की दादी भी अब मेरे और सुकेश के इर्द गिर्द ही मंडराती रहती है। तेरी देवरानी के कोई बच्चा हुआ? नहीं हो पाया, वो एक ठंडी सांस भरते हुए बोली। हो जाता तो अच्छा रहता, सुकेश का अपना कोई भाई या बहन कहने के लिए हो जाता, पर क्या करें, कई बातें वैसी नहीं होती जैसा हम चाहते हैं। हाँ, कई बातें हमारे अधीन नहीं होती। मैंने उसके साथ स्वर मिलाया।
समय और थोड़ा बीता। हमारी ज़िंदगी ने एकदम से करवट ली। निर्मल ने डेनमार्क में एक नौकरी का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। हमारा निवास परिवर्तन होने लगा। प्रस्थान की तैयारियों से हमारा पूरा घर गूंज उठा। जब पूरा वातावरण स्पंदित कर रहा था, एकमात्र लक्ष्मी पाषाण की भांति स्थिर और मूर्ति की तरह खामोश घर के कामकाज निपटाती, पैकिंग में हमारा हाथ बटाती। हमारा फ़ोन हर 10 मिनट पर घनघना उठता। हमारे अधिकतर पड़ोसियों के फ़ोन अप्रत्यक्ष रूप से लक्ष्मी के लिए होते। आप लोगों के जाने के बाद लक्ष्मी का क्या होगा? वो कहाँ काम करेगी? क्या वो हमारे घर का काम करना चाहेगी? कई गृहस्वामिनियों को तो मैंने ये कहकर निपटा दिया कि इस विषय में लक्ष्मी स्वयं आपसे बात कर लेगी, लेकिन मिसेस देशमुख से फ़ोन पर मेरी थोड़ी जम गई। सुना कि आप लोग यहाँ से जा रहे हो? हाँ, निर्मल इंडिया से बाहर काम करना चाहते हैं। संयोग से डेनमार्क में एक अवसर मिल गया, सो जाने की सोच ली कुछ सालों के लिए। और लक्ष्मी, क्या वो भी तुम लोगों के साथ जा रही है? नहीं, वो हमारे साथ कैसे जा सकती है? उसका यहाँ अपना बेटा है, अपना परिवार है। मैं दरअसल लक्ष्मी को अपनी तान्या की देखभाल के लिए रखने के लिए सोच रही हूँ। मैंने लक्ष्मी को कई बार पार्क में तुम्हारे बच्चों के साथ खेलते हुए देखा। तुम्हारा राहुल तो लक्ष्मी मौसी कहकर उसके पीछे भागता रहता है, लेकिन उसके बारे में जो बात सुनी थी कि उसके बॉयफ्रेंड्स के फ़ोन आते रहते हैं और वो उससे मिलने घर तक चले आते हैं। देखो निशा, लक्ष्मी ने पूरे 5 साल हमारे घर में काम किया। ना ही कभी हमारे घर उसके लिए कोई फ़ोन आया, ना ही कभी उसका कोई फ्रेंड हमारे घर उससे मिलने आया। और यदि उसका कोई बॉयफ्रेंड है भी तो मैं इसमें कोई बुराई नहीं समझती। आखिर मनुष्य की आवश्यकताएं रोटी, कपड़ा और मकान तक तो सीमित नहीं रहती। हाँ अर्चना, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। हमें उसकी पर्सनल लाइफ से क्या मतलब? ऐसा करना, लक्ष्मी को हमारे घर भेज देना बात करने के लिए। मैंने लक्ष्मी की तरफ देखा। उसके काम करते हाथ रुक गए थे। वो एकदम स्थिर होकर फ़ोन पर होता हमारा वार्तालाप सुन रही थी। बात खत्म कर मैंने रिसीवर नीचे रखा। लक्ष्मी को निहारते हुए मैंने उससे चुहल की, अरे भाई लक्ष्मी, तू तो पूरे कैंपस में बड़े डिमांड में है, सभी को तेरी ज़रूरत है। लक्ष्मी भावुक स्वर में बोली, दीदी, इस शरीर को तो काम की आदत है। काम तो बहुत तेरे मिलेंगे, काम की कमी नहीं है। कमी है तो अच्छे इंसानों की। अच्छे इंसान बार बार नहीं मिलते। लक्ष्मी को रोते हुए मैंने पहली बार देखा था, परंतु उसका एक करुण क्रंदन मैं पहली दफ़ा देख रही थी। वो बड़ी देर तक मेरी गोदी में अपना सिर टिकाए रोती रही। उसकी आंखों से झरते आंसू मेरे हाथों को भिगोते रहे। अंततः वो क्षण भी आ गया जब हम अपने देश से अनिश्चित काल के लिए विदा ले रहे थे। विदाई देने वालों के बीच लक्ष्मी और उसका बेटा भी खड़े थे। लक्ष्मी के मुंह, होंठ व अश्रुपूर्ण नयन उसकी वेदना, हमारे प्रति उसकी संवेदना का चीत्कार कर रहे थे। उसने अपने बेटे के कान में कुछ फुसफुसाया। उसका 16 वर्षीय लंबा सा लड़का मेरे पैरों पर सीधे दंडवत लेट गया। वह कई पलों के लिए हटा ही नहीं। सभी लोग इस दृश्य को विस्मित होकर देख रहे थे। मैं संकोच से गड़ी जा रही थी। लक्ष्मी के उदास व खामोश चेहरे को अपने स्मृति पटल पर संजोए मैं वायु मार्ग से एक लंबी दूरी तय करते हुए पृथ्वी के उस छोर से इस छोर आ गई, एक नए जीवन की जिजीविषा में। अध्यापन का अच्छा खासा अनुभव था मुझे, वो भी महानगरी मुंबई का। सो थोड़े प्रयास से मुझे एक इंटरनेशनल स्कूल में अध्यापिका की नौकरी मिल गई। दोपहर में स्कूल की नौकरी बजा जब मैं एक थकावट लेकर घर लौटती हूँ तो पूरा घर अस्त व्यस्त पड़ा मिलता है। सिंक में झूठे बर्तन, बिस्तर में पड़े रजाई कंबल, इधर उधर बिखरे कपड़े व अन्य वस्तुएं। अपने इस उपेक्षित घर को देखकर मुझे लक्ष्मी का ध्यान बरबस आ जाता है। लक्ष्मी, क्या तुम हमारे घर में काम करने वाली मात्र एक बाई थी? नहीं, तुम हमारे बिखरे घर को समेटती वो एक महत्वपूर्ण हस्ती थी जिसने हमारी ज़िंदगियों को बिखरने से बचा रखा था। लक्ष्मी, अगर तुम नहीं होती तो क्या निर्मल अपने पोस्ट डॉक्टरेट के लिए प्रिंसटन यूनिवर्सिटी जा पाते? मेरी अनुपस्थिति में क्या मेरे अबोध बच्चों को एक अच्छा संरक्षक मिल पाता? लक्ष्मी, यहाँ हमारे पास सभी कुछ है मगर तुम नहीं हो। इन विकसित देशों में धन से कितनी अद्भुत वस्तुओं को खरीदा जा सकता है, किंतु तुम्हारे जैसे सेवकों को यहाँ नहीं खरीदा जा सकता। तुमने हमारा जीवन कितना सरल बना रखा था। भारत में तुम जैसों की गरीबी पर हम जैसे लोगों की अमीरियत टिकी है। लक्ष्मी, तुम्हारा वो प्रश्न मेरा पीछा यहाँ भी करता है। बार बार तुम्हारा प्रश्न मेरे मस्तिष्क में कौंध जाता है। दीदी, आप मेरी दूसरी शादी करवा सकती हो। लक्ष्मी, तुम 20 साल की भी नहीं थी जब विधवा हो गई। पुनर्विवाह करके तुम नया घर बसाना चाहती थी।
मगर सभी लोग तुम्हारे यौवन को यूं ही ढलते देखते रहे। तुम्हारा दर्द समझने के बजाय तुम्हारा चरित्र जानने की कोशिश करते रहे। तुम्हारे चरित्र पर जब तब सरेआम फब्तियाँ कसते रहे। आज जब मैं अपनी ज़मीन से कोसों दूर बैठी तुम्हारे प्रश्न पर मनन करती हूँ तो सोचती हूँ कि आज के बदलते हुए मानदंडों में तुम्हारा पुनर्विवाह असंभव तो नहीं था। मगर किसी ने कुछ नहीं किया, मैंने भी नहीं। अभी आप सुन रहे थे प्रवासी कथाकार अर्चना पेनुली जी की लिखी हुई एक बेहद उम्दा कहानी लक्ष्मी। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।